नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में नर्मदा पूजन के साथ प्रियंका गांधी ने किया चुनाव अभियान का शंखनाद। शहीद स्मारक मैदान में किया विशाल जनसभा को संबोधित। प्रियंका गांधी ने किया सस्ती बिजली, गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन योजना का वादा। महिला सम्मान योजना की निधि होगी 1500 रुपए प्रति माह। बेपटरी हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय की पार्किंग व्यवस्था। लोक सेवा केंद्र के सामने पार्क हो रहे वाहन, आवाजाही में हो रही परेशानी। और सतपुरा से रांझी खमरिया मार्ग पर अतिक्रमणों की ओर, सड़क के किनारे अतिक्रमणकारियों को कब्जा। पीक आवर्स में सड़क पर लगता है जाम, राहगीरों को हो रही परेशानी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा पूजन के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान का शंखनाद किया। शहीद स्मारक मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मैं वोट मांगने नहीं आई हूं, बल्कि आपको जागृत करने आई हूं। पिछले 20 वर्षों से भाजपा की सरकार जनता से छलावा कर रही है। 220 महीनों की सरकार ने 225 घोटाले किए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का शंखनाद जबलपुर में पतित पावनी मां नर्मदा के पूजन अर्चन से किया। गौरीघाट पहुंची प्रियंका गांधी ने 108 ब्राह्मणों के सानिध्य में जीवनदायिनी मां नर्मदा का पूजन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा भी उनके साथ रहे। जम्बू जी के भरतखंडे पश्चिम वाहिन्याः। नर्मदा पूजन के पश्चात प्रियंका गांधी का काफिला भंवरताल पार्क पहुंचा, जहां प्रियंका गांधी ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित करते हुए उनका पुण्य स्मरण किया। गोल बाजार शहीद स्मारक मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है। 220 महीनों की सरकार में 225 घोटाले हुए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। सरकार की तरफ से किए गए तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। सिर्फ पोस्टरों में विकास नजर आ रहा है। किसान उपेक्षित और हताश हैं। समय से इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहाँ खड़े होकर, इस संस्कारधारी धरती पर खड़े होकर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्योछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता।
प्रियंका गांधी ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। बिजली भी सस्ती मिलेगी। सभी वादों को 100% पूरा किया जाएगा। हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आरडी में भी इन्होंने 4 साल का कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन ले, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करने की घोषणा करते हुए वचन पत्र का विमोचन किया। प्रियंका गांधी के भाषण के पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा, महाकौशल की लगातार उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस सत्ता में आते ही उपेक्षा के इस दंश को दूर करेगी। राहुल भैया पूछिए, एक तो स्पीकर साहब बने थे, इसलिए बने थे तो कहीं छोड़ के नहीं चले जाते। तो इससे बड़ी उपेक्षा कभी इस पूरे रीजन के साथ नहीं हुई है। तो हमारा पहला दर्द ये जगन्नाथ जी, आपने अपने कार्यकाल में यहाँ कैबिनेट की मीटिंग कराई थी और पहली बार 70 साल में जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी। 3000 करोड़ के वित्त मंत्री जी सब लोग ने मिलके प्रपोजल सैंक्शन कराए थे और वो सब प्रपोजल खत्म कर दिए गए, ठंडे बस्ते में चले गए। हमारा पहला है कि आप आते अगली कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में करेंगे, नहीं तो हम आपके घर से बाहर करना चाहिए। जबलपुर के लिए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह अमर शहीदों की पुण्य भूमि और निष्ठावान नेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्म भूमि है। यहाँ से हुआ बदलाव का शंखनाद देश की राजनीति को नई दिशा प्रदान करेगा। उनके ओर से आशीर्वाद है और मैं डॉक्टर नीलेश जैन से कहूँगा कि आभार प्रदर्शन करें। जवानी सिंह की कर्मभूमि में मां नर्मदा के तट पर गोलबाजार शहीद स्मारक मैदान में हुई कांग्रेस की जनसभा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज कराई और आयोजकों पर नेशनल फ्लैग कोड के तहत कार्रवाई करने की मांग की। गोलबाजार शहीद स्मारक मैदान में आयोजित हुई कांग्रेस की जनसभा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किए जाने का आरोप लगाकर भाजपा नेताओं ने गढ़ा थाने में प्रदर्शन किया। इस दौरान एक शिकायत दर्ज कराई गई और कांग्रेस की रैली और जनसभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए आयोजक मंडल के विरुद्ध मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर संस्कारदानी के अंदर एक रैली की जिसमें उनकी जो राष्ट्रीय नेता हैं प्रियंका वाड्रा जी, उनको बुलाया गया और जिस तरह से रैली के अंदर तिरंगे का अपमान किया गया है, ये निश्चित तौर पर इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसीलिए आज एक राम बाबू कौरव जी जो आम नागरिक हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आज यहाँ एफआईआर कराई है और ये कहा है कि आयोजक मंडल जो भी हो, क्योंकि उस रैली में कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे सारे वरिष्ठ नेता थे और उसके बाद तिरंगे का जो अपमान किया गया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसीलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं और गढ़ा थाने में उनकी एफआईआर कराने के लिए आए हुए हैं। आज भाजपा के द्वारा यहाँ पे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया गढ़ा थाने में, जिसके द्वारा उन्होंने मांग करी है कि जो कांग्रेस का आज कार्यक्रम हुआ था उसमें एक राष्ट्रीय ध्वज जो है कार्यक्रम स्थल के पास पड़ा हुआ मिला है, उसके लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे पड़ा हुआ था उसका अपमान किया गया है, तो जिनके द्वारा भी अपमान किया गया है या जिनके द्वारा भी ये राष्ट्रीय ध्वज को प्रॉपर ढंग से नहीं रखा गया है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा के बाद जबलपुर में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में नुक्स निकालकर शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी की जनसभा में पहुंची भीड़ ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष वायुयान से डुमना विमानतल पहुंचे। डुमना विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अल्प प्रवास डुमना विमानतल पहुंचे। सीएम शिवराज के साथ कटनी जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद थे। डुमना विमानतल पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल सहित अन्य भाजपा नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इस मौके पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपीटी के विद्यार्थी भी विमानतल पर मौजूद थे। सीएम शिवराज डुमना विमानतल से कटनी जिले के विजय राघवगढ़ की बंजारी तहसील के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। पुलिस विभाग की मदद से पारिवारिक विवादों का समाधान करने वाले केंद्र का छात्राओं ने दौरा किया। इस दौरान छात्राओं ने परामर्शदाताओं से पारिवारिक विवादों के कारणों और परिवार की काउंसलिंग संबंधी कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। पुलिस विभाग की मदद से पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए संचालित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र का छात्राओं ने दौरा किया। शासन की नीति के अनुसार छात्राएं पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक विवादों के कारणों और पारिवारिक विवादों के समाधान में परिवार परामर्श केंद्र की भूमिका व कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल करने पहुंची। यहां परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाताओं ने छात्राओं से चर्चा की और उन्हें पारिवारिक विवादों के अलग अलग कारणों और पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली और काउंसलिंग की जानकारियां प्रदान की। मध्य प्रदेश शासन की नीतियों के अनुसार विश्वविद्यालय और विभिन्न कॉलेजों की लड़कियां वो वहाँ के संस्थान भेजते हैं कि पारिवारिक स्तर पर क्या विवाद होते हैं और विवादों की क्या क्या घटनाएं घटती हैं और उनको सुलझाने की क्या प्रक्रिया की जाती है। उसके लिए इन लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए और ज्ञान वर्धन के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और आके 13-15 लड़कियां आई हुई हैं, ये 10-5 दिन रहेंगी, 10 दिन 12 दिन का इनका सब्जेक्ट रहता है और इनको ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे। और अलग अभी सुन रहे हैं हम कैसे समझा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अलग से और समझाऊंगा इनको कि जो बातें यहाँ नहीं बोल पाएंगे। तो कॉलेज से इंटर्नशिप के लिए यहाँ 10-12 दिन के लिए भेजा जाता है, जिसमें यहाँ पे कितने कक्ष रहते हैं, यहाँ पे कैसे कार्य होता है, कैसी पोस्ट रहती है, यहाँ पे कोई मतलब जैसे कोई आता है अपना वो कानून लेके तो उसको कैसे सुलझाना, उसको कैसे निदान करना, ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, इसमें ये भी बताया कि परिवार में किस तरह से घर परिवार में विवाद। ये सर वो घर में मतलब कभी सास बहू का भी हो जाता है, कभी लड़की कुछ करती है फिर लड़का लड़ाई झगड़ा करता है, उसका भी रहता है। तो सबका सिखाया जाता है कि कैसे कैसे किसका निवारण किया जा सकता है। सर यहाँ पे सब पारिवारिक संबंध सब बताए जाते हैं और समझाया जाता है कि आगे हम लोग को कैसे चलना है, कैसे रहना है। हम लोग अभी भी मतलब कॉलेज स्टार्ट किए, बाहर रह रहे हैं, उसके लिए हम लोग को और जागरूक किया जा रहा है कि हम कैसे रहें बाहर और कैसे लोगों का सामना करें। ऐसे सर हम लोग को सब समझाते हैं। हम लोग को कॉलेज के थ्रू भेजा गया है कि हम लोग और कुछ सीख सके इस थाने से। सर हम लोग टीमर खेल से। परिवार परामर्श केंद्र पहुंची छात्राओं ने इस दौरे को उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और पारिवारिक विवादों और उनके समाधान की प्रणाली को जानने छात्राएं उत्सुक नजर आईं।
जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर की वाहन पार्किंग व्यवस्था बेपटी हो गई है। आलम यह है कि निर्धारित पार्किंग स्थल के साथ ही लोक सेवा केंद्र के बाहर भी बेढंगे तरीके से वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ दोपहिया और चार पहिया वाहनों की इतनी भरमार रहती है कि निर्धारित स्थल के अलावा लोग यहाँ वहाँ वाहनों की पार्किंग कर लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय परिसर के लोक सेवा केंद्र के बाहर आने जाने वाले स्थल पर वाहन की पार्किंग हो रही है, जिससे भवन में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि कार्यालय में कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के शासकीय अधिकारियों का दिन भर आना जाना होता है, लेकिन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं भी यहाँ लोक सेवा में अपना राजस्व रिकॉर्ड निकलवाने के लिए आया हूँ। मैं देख रहा यहाँ पे जो साइकिल स्टैंड है यहाँ पे, तो साइकिल स्टैंड के जगह जो रखी है सरकार के द्वारा निर्धारित की है, लेकिन यहाँ लोक सेवा केंद्र में भी लोगों ने गाड़ी लगा रखी है और यहाँ पे उपभोक्ताओं को जो अपने काम के लिए आ रहे हैं उनको बहुत असुविधा हो रही है। मेरा निवेदन है प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाए। स्टैंड का जिनका ठेका है, जहाँ पे स्टैंड है वहाँ लगना चाहिए। ये मतलब कि जी बिल्कुल, जहाँ स्टैंड है उसको वहाँ पे सारी गाड़ी खड़ी करवाने की व्यवस्था करवानी चाहिए। जो भी स्टैंड के कर्मचारी हैं इस ओर विशेष ध्यान दें और प्रशासन इस पर सख्ती से कार्रवाई करे। कलेक्टर परिसर में वाहन स्टैंड का ठेका लेने वाला ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को तो बस कमाई से मतलब है, उन्हें जनता की परेशानी दिखाई नहीं देती, लेकिन अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे लोगों में नाराजगी है। सतपुड़ा से लेकर रांची खमरिया को जाने वाली नई 4 लेन सड़क पर कब्जों की होड़ मची हुई है। सड़क के किनारे के हिस्सों में दुकानदारों ने अपना सामान बिखेर कर जमा रखा है। ऐसे में इस मार्ग पर पीक टाइम में लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सतपुड़ा से रांची खमरिया को जाने वाली नई सड़क को 4 लेन के अंदाज में विकसित तो कर दिया गया, लेकिन इस नई सड़क पर भी कब्जा करने वालों की होड़ मच गई। इस सड़क के किनारों के हिस्सों में दुकानदारों ने अपना सामान बिखेर कर कब्जा कर रखा है। ऐसे में गोकलपुर रांची बाजार से लेकर खमरिया तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमणकारी काबिज हो गए हैं। सड़क तो बेहतर है और लोगों को सड़क चौड़ीकरण के बाद राहत भी है, लेकिन सड़क के किनारे के हिस्से पर काबिज अतिक्रमण आवागमन को प्रभावित कर रहे हैं और पीक आवर्स में सड़क पर आवाजाही में लोगों को दिक्कतें होती हैं। सतपुड़ा से खमरिया रोड पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। दोनों तरफ ठेले, कपड़े वाले और सब्जी वाले लगे हुए हैं, जिससे आवागमन में असुविधा होती है। शाम को फैक्ट्रियां छूटती हैं, बच्चों के स्कूल छूटते हैं, भारी वाहनों का आना जाना है। किसी को सब्जी लेना है तो आधी रोड पे गाड़ी खड़ी करके वो सब्जी ले रहा है। जो भी सामान लेना है उसको आधी रोड पे खड़ी करके गाड़ी सब्जियां और सामान ले रहे हैं लोग, जिससे आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। लंबी कवायद के बाद सड़क को विकसित किया गया, लेकिन यहाँ काबिज अतिक्रमणों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सड़क पर कब्जाधारी अब भी जमे हैं और प्रशासन अनदेखी कर रहा है। दमोह नाका से मदन महल के बीच बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासतौर पर मदन महल चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया है और सड़कों को खोदा गया है, जिससे चौराहों पर आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। दमोह नाका से मदन महल तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से लोग परेशान हैं। फ्लाईओवर निर्माण के रास्ते पर आवागमन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। रूट डायवर्सन के साथ ही कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में जाम के हालात बन रहे हैं। मदन महल चौक पर भी अमूमन यही स्थिति है। चौराहे के पास रास्तों को बंद करने से लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन की व्यवस्थाएं ठीक न होने से राहगीरों को जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे नागरिकों में आक्रोश भी है। यहाँ सर 3 रोडें बंद कर चुके हैं। ये मदन महल से एक 10वें द्वार वाला रोड बंद कर दिया इनने, और एक ये मदन महल स्टेशन वाला भी बंद कर दिया है, और एक ये मदन महल से अपना गोरखपुर वाला रोड ये भी खोद दिया इनने। अब यहाँ 2-2 ढाई घंटे जाम लगता है। बताइए कितनी असुविधा होती है जनता को, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2-2 घंटे तक पूरा मदन महल जाम रहता है। देखिए सर, यहाँ भी बंद है, आप बिल्कुल सामने देखो, इसके बाद यहाँ भी बंद है, उसके बाद पीछे भी बंद है। हम लोग की दुकानदारी और आना जाना सब खत्म कर दिया है कुल मिला के। जो PWD और NCC वाले थे
निकलने में क्या दिक्कत होती है? निकलने में गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत हो रही है, जाम ही जाम लगता है। कल ढाई घंटे जाम लगा कल। क्या मांग करते हैं? भाई एक तरफ से रोड बनाई जाएगा, एक साइड का पहले ही बना लो, एक नाला पहले बना लो। एक नाला आपने यहाँ भी तोड़ दिया है और वहाँ से दोनों रोडें बंद है। सामने मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं लगा इस समय। खास बात यह है कि इस समस्या की ओर ना तो निर्माण एजेंसी कोई ध्यान दे रही है और ना ही यातायात विभाग, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। केरल में एंट्री के बाद मानसून का मूवमेंट स्लो हो गया है। इस कारण प्रदेश में मानसून की एंट्री 10-12 दिन बाद ही हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। केरल में मानसून की एंट्री के बाद मानसून का मूवमेंट स्लो हो गया है। अभी मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है। मूवमेंट स्लो होने की वजह से प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इस हिसाब से मानसून 20 जून के बाद ही प्रदेश में एंट्री कर सकता है। ऐसे ही प्रदेश के कई जिले अब गर्मी की चपेट में हैं। दिन और रात के तापमान में बढ़त दर्ज किए जाने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने 15 जून के बाद गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। अभी वर्तमान में जो गर्मी का मिजाज है और तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ गर्मी है और मौसम कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ठंडा होने का आसार हो। अभी 2 दिन पहले हल्का फुल्का पानी की बौछारें पड़ गई हैं, जिसके कारण उमस और तेज़ बढ़ गई है और उस उमस बढ़ जाने के कारण इतनी तेज़ गर्मी है कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। यदि घर से लोग निकल रहे हैं तो इस तरीके से गर्मी पड़ रही है जैसे आग बरस रही हो। तापमान को देखते हुए ना उमस बढ़ रही है। उमस के कारण आदमी बेहाल है, आदमी पसीने से लथपथ है, जिससे बीमारी बढ़ने की पूरी संभावना, इसलिए सावधानी पूरी तरह रखें। अभी गर्मी ऐसे ही पड़ती रहेगी लग रहा है। हाँ, जब तक तेज़ बारिश नहीं हो जाती तब तक तो कुछ ठंडक होने के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरब सागर से आ रहे तूफान बिपरजॉय ने मध्य प्रदेश से नमी समेट ली है। इस कारण प्रदेश में सूरज के तेवर तीखे हो गए हैं। कई शहरों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा पहुंचा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।